हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल। सो गाइज स्टार्ट करेंगे अपना आज का सेशन। और आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपके एज यूजुअल पेपर 1 की यूनिट 2, जो कि है आपकी रिसर्च मेथडोलॉजी। तो आज भी हम जो क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं वो आपके यूनिट 2 रिसर्च मेथडोलॉजी से होने वाले हैं। ये क्वेश्चंस आपके यूजीसी नेट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल क्वेश्चंस आपके लिए प्रूव होने वाले हैं। तो वीडियो को विदाउट स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखिए ताकि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिस ना हो। साथ ही साथ अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो यूजीसी नेट एग्ज़ाम की बेस्ट प्रिपरेशन के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो गाइज़ देखिए, अगर हम बात करें अपने टारगेट दिसंबर 2022 की, तो यहाँ पर हमने आपकी यूनिट 9 के क्वेश्चंस को डिस्कस किया हुआ है, यूनिट 10 के क्वेश्चंस को डिस्कस किया हुआ है, आपके डेटा इंटरप्रिटेशन पर जो हमने क्वेश्चंस कुछ किए हुए हैं, मिसलेनियस क्वेश्चंस हमने किए हुए हैं, आपको हमने पोल्यूशन जो यूनिट 9 है वहाँ से कुछ हमने शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड किए हैं। और हम तो इतना मतलब हम आपका प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग चल रहे हैं क्योंकि आपको हर यूनिट से 5 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे पेपर 1 में। तो हर यूनिट को हम कोशिश कर रहे हैं कि एक बार ही हम सब कवर करते चलें, ठीक है। तो चैनल से जुड़ें ताकि आपको प्रिपरेशन में जो है वो एक डायरेक्शन मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करेंगे अपना आज का सेशन विदाउट टाइम वेस्ट किए। तो क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ द सेशन इज़ इन क्वालिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन द टर्म रिलायबिलिटी मीन्स। तो आज हम कोशिश करेंगे कि हम आपके 20 क्वेश्चंस को कवर कर लें, इसलिए अब हम ज़्यादा एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड नहीं करेंगे, क्वेश्चन देखेंगे और उसके आंसर की तरफ चलेंगे। क्वेश्चंस एज यूजली आपके बायलिंगुअल रहेंगे, तो हिंदी वाले स्टूडेंट्स को कैंडिडेट्स को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। बस थोड़ा सा ये है कि दोनों ही लैंग्वेज में आपको देखना पड़ेगा। यस, इन क्वालिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन द टर्म रिलायबिलिटी मीन्स। तो रिलायबिलिटी क्या होती है? रिलायबिलिटी होती है विश्वसनीयता, ठीक है। तो बात हो रही है कि जो गुणात्मक अनुसंधान डिज़ाइन है उसमें विश्वसनीयता शब्द का अर्थ क्या है। तो अगर हम बात करें किसी भी रिसर्च डिज़ाइन की, विश्वसनीयता का मतलब ये होता है कि जब आप जो आपका रिज़ल्ट है वो सेम, अगर आप सेम थिंग यूज़ कर रहे हो और सेम टाइम सेम आपका मेथड है तो हर बार रिज़ल्ट आपका सेम आना चाहिए, ठीक है। यानी कि आप कुछ नहीं, आप सिर्फ इतना याद रखो कि आप जो भी क्रिया कर रहे हो उसका रिज़ल्ट सेम आए एवरी टाइम। तो सेम याद रखेंगे। अगर ऐसा सेम होता है, रिज़ल्ट सेम आता है आपका हर बार, तो ये आपकी विश्वसनीयता का उदाहरण है। यानी कि आप यहाँ से देख सकते हैं ऑप्शंस में दिया है एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट, यानी मेजरमेंट की जो एक्यूरेसी होती है यानी कि माप की सटीकता, ये आपके विश्वसनीयता के अंतर्गत आती है। या फिर कंसिस्टेंसी ऑफ मेजरमेंट यानी कि माप की संगति, तो संगति की तो यहाँ पे बात ही नहीं हो रही है। दूसरा है कॉन्ग्रुएंस इन डेटा कलेक्शन एंड एनालिसिस, बात हम कर रहे हैं विश्वसनीयता की, तो विश्वसनीयता में आपका डेटा संग्रह और विश्लेषण में सहयोग यहाँ पर गलत हो जाएगा। जो करेक्ट आंसर आपका जाएगा यही देखिए वही आ गया, रेप्लिकेबिलिटी ऑफ द रिसर्च यानी शोध की पुनरावृत्ति। वही पुनरावृत्ति का मतलब वही है कि आप बार बार कितनी बार भी उसको रिपीट करते हैं आपका जो रिजल्ट है वो सेम ही आता है, ठीक है। दैट इज कॉल्ड द विश्वसनीयता और द रिलायबिलिटी। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर है। आई होप आपका आंसर क्लियर हुआ होगा। स्क्रीनशॉट लेते चलिए क्योंकि क्वेश्चन नहीं दिखता है जब हम आंसर की तरफ बढ़ते हैं, या फिर आप अपना नोट करते हुए चलिए क्योंकि ये क्वेश्चन सीरियसली आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं। ये क्वेश्चंस मैं अपनी साइड से बनाकर नहीं लाई हूँ जो आप इसको फॉर ग्रांटेड लें। ये क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं, क्योंकि आपको पता है कि जो आपका एग्ज़ाम होता है वो आपका काफ़ी अलग अलग शिफ्ट्स में होता है और ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है आपका। तो एक पर्टिकुलर हम नहीं कह सकते कि उसका कोई एक पर्टिकुलर लिमिट है, ठीक है। क्वेश्चंस आपके जब से एग्ज़ाम हो रहा है तब से रिपीट हो रहे हैं, तो इसलिए क्वेश्चंस
को फॉर ग्रांटेड मत लीजिए, एवरी एंड ईच क्वेश्चन इज इम्पॉर्टेंट फॉर यू। नेक्स्ट इज अ रिसर्चर हैज़ टेस्टेड हिज हर रिसर्च हाइपोथेसिस, एक हिंदी में भी पढ़ूंगी मैं तो अभी सिर्फ इंग्लिश में रीड करती हूँ। अ रिसर्चर हैज़ टेस्टेड हिज हर रिसर्च हाइपोथेसिस थ्रू सेटिंग अप अ नल हाइपोथेसिस दैट देयर इज नॉट सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द टू सेट्स ऑफ डेटा। He she finds that in the phrase available evidence the HO is to be rejected at the alpha level of 0.01. तो in that case what will happen to his her research hypothesis? देखिए हिंदी में पढ़ेंगे। एक शोधकर्ता है तो उस शोधकर्ता ने जो अशक्त परिकल्पना स्थापित करने के माध्यम से अपने शोध परिकल्पना का परीक्षण किया है क्या कि डेटा के दो सेट के बीच कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं है। वह यह पाता है कि जो उपलब्ध साक्ष्य है उसके चरण में उसको HO को 0.01 के अल्फा स्तर पर अस्वीकार किया जाना है। ठीक है, तो उस मामले में उसकी शोध परिकल्पना क्या होगी? तो यहाँ पे देखेंगे रिसर्च हाइपोथेसिस विल ऑल्सो बी रिजेक्टेड, रिजल्ट हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पे रिसर्च हाइपोथेसिस यानी कि शोध परिकल्पना को खारिज कर दिया जाएगा या फिर कोई डिसीजन नहीं लिया जाएगा इस केस में। रिसर्च के रिगार्डिंग शोध परिकल्पना के बारे में कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता है। या फिर रिसर्च हाइपोथेसिस विल हैव टू बी एक्सेप्टेड, तो वही देखिए एक क्वेश्चन में ऑलरेडी इसको पहले भी कर चुकी हूँ और आंसर आपका सेम रहा था कि रिसर्च हाइपोथेसिस विल हैव टू बी एक्सेप्टेड, रिसर्च हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट किया जाएगा। ऐसा क्वेश्चन हम एक और अपने प्रीवियस पार्ट्स में कर चुके हैं, तो आप खुद समझ सकते हैं कि क्वेश्चन किस तरह से मॉडिफाई होता है। ठीक है, सेम एज इट इज आंसर था, बस क्वेश्चन में मॉडिफिकेशन हुआ है, तो ये इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके प्रीवियस ईयर के। क्वेश्चन नंबर 3, इन यूजिंग टू टेल टेस्ट द डायरेक्शन ऑफ डिफरेंस इज, जो दो पूंछ वाले परीक्षणों का उपयोग होता है उसको करने में अंतर की दिशा क्या होती है? नोन इन एडवांस यानी पहले से ज्ञात होती है, पहले ही से जानते हो आप, या फिर पहले से नहीं जानते हो, या फिर पहले से जाना चाहिए, या फिर ना ज्ञात होना और ना ज्ञात होना और ना ज्ञात होना, मतलब टू बी नीदर नोन और नॉट नोन, ना जाना होता है ना जानना होता है। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर यहाँ पर जाने वाला है क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी के साथ कि आप उसको पहले से जाने हुए नहीं होते हो। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन फिर से देख लीजिए आप कि जो टू टेल टेस्ट होते हैं आपके, वहाँ पर जो डायरेक्शन होता है डिफरेंस का वो आप पहले से नहीं जाने हुए होते हो। क्लियर? In a study, students of an elementary school were taken up to explore the effect of malnutrition on their wellness lifestyle. In terms of research design, which of the following will be the most appropriate for such a situation? एक अध्ययन में एक प्राथमिक विद्यालय के छात्रों को उनकी कल्याणकारी जीवन शैली पर कुपोषण के प्रभाव का पता लगाने के लिए लिया गया था। ठीक है, मतलब एक रिसर्च हो रही थी, उसमें प्राइमरी स्कूल्स को स्टूडेंट्स को लिया गया था। तो अनुसंधान डिज़ाइन के संदर्भ में ऐसी स्थिति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे उपयुक्त होगा? तो इस रिसर्च के लिए आप इस रिसर्च के लिए आप कौन सा ऑप्शन यहाँ से चूज़ करेंगे? इसको आप फील्ड स्टडी डिज़ाइन कहोगे या फिर, तो देखिए फील्ड स्टडी डिज़ाइन आप इसको कैसे कह सकते हो? यहाँ पर बात हम स्कूल की नहीं कर रहे हैं, स्कूल में मौजूद जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, विद्यार्थी हैं, उनके बारे में बात हो रही है, तो ये फील्ड नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन आपका कट हो जाएगा। थोड़ा कॉमन सेंस भी यूज़ कर लिया करना है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन। अब आप एक बात बताइए मेरे को कि जब आप बच्चे किसी भी स्टूडेंट पर करने वाले हैं अपना रिसर्च, ठीक है, किसी भी स्टूडेंट पर अपनी रिसर्च करने वाले हैं, जो इफ़ेक्ट है मेल न्यूट्रिशन का उनकी वेलनेस लाइफस्टाइल पर, उसके लिए तो क्या आप उस बच्चे को लेकर आकर लैब में टेस्टिंग करेंगे? नहीं, तो पॉसिबल ही नहीं। टेस्टिंग करने से आप थोड़ा ना पता लगाएंगे वहाँ पर क्या इफेक्ट है क्या नहीं है, तो इसलिए ये ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा। दूसरा आपका है एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। ठीक है, तो यस यही है आपकी कार्यकारिणी एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च डिज़ाइन। इस डिज़ाइन के थ्रू आप उन स्टूडेंट जो आपने प्राइमरी स्टूडेंट्स को लिया है उनके मेल न्यूट्रिशन का क्या इफेक्ट पड़ रहा है उनकी वेलनेस पे, उसका पता लगाने के लिए आप इस रिसर्च का यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। डिस्क्रिप्टिव डिज़ाइन तो जब होती जब आप उसका वर्णन करते कि क्या क्या हुआ कैसे हुआ, लेकिन पहले तो आप पता लगा रहे हो ना, तो इसलिए एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च डिज़ाइन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट, अ रिसर्चर फॉर्मुलेट्स हिज आर हाइपोथेसिस ऑफ अ स्टडी एज फॉलोज। एक रिसर्चर है, उसने अपने हाइपोथेसिस को लिया कैसे? द मोर द अडोलसेंट्स आर एक्सपोज टू सोशल मीडिया। अब देखिए, अडोलसेंट्स exposed to social media, the lower their levels of academic achievement likely to become। समझ रहे हैं क्या हो रहा है कि जो भी अडोलसेंस है, जिस तरह से वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, जितना ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं उतनी ही तेज़ी से क्या हो रहा है, उनका एकेडमिक लेवल जो है वो गिर रहा है। इन द स्टेटमेंट ऑफ हाइपोथेसिस इंडिपेंडेंट वेरिएबल विल बी। देखो, एक शोधकर्ता है, अध्ययन की अपनी परिकल्पना इस प्रकार तैयार करता है कि जितना अधिक किशोरों को सोशल मीडिया के संपर्क में लाया जाता है, उनके शैक्षणिक उपलब्धि के स्तर पर उतने ही कम होने की संभावना होती है। तो परिकल्पना के कथन में स्वतंत्र चर यहाँ पर क्या होगा? एकेडमिक अचीवमेंट होगा, सोशल मीडिया होगा, एक्सपोजर टू सोशल मीडिया होगा, या लो लेवल्स ऑफ एकेडमिक अचीवमेंट है, शैक्षणिक उपलब्धि का निम्न स्तर। तो देखिए, यहाँ पर जो करेक्ट आंसर जाएगा वो आपका किसके साथ जाएगा? एकेडमिक अचीवमेंट के साथ जाएगा। जो स्वतंत्र इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, स्वतंत्र चर है, वो आपका एकेडमिक अचीवमेंट है। ठीक है, कि जिस तरह से सोशल मीडिया का उपयोग हो रहा है, जितनी तेज़ी से वो बढ़ रहा है, उतनी ही तेज़ी से आपका शैक्षणिक उपलब्धि जो है वो घट रही है। नेक्स्ट, एथेनोग्राफिक रिसर्च प्रॉब्लम बिगिंस विथ। अब जो एथेनोग्राफिक रिसर्च प्रॉब्लम्स होती हैं, ये किसके साथ स्टार्ट होती हैं? एथेनोग्राफिक हम ऑलरेडी इसको डिस्कस किया है। नृवंश विज्ञान अनुसंधान समस्या किसके साथ शुरू होती हैं? चर की एक सूची के साथ, यानी कि लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स के साथ, या फिर रिसर्च हाइपोथेसिस, रिसर्च शोध परिकल्पना के साथ, या फिर रिसर्च क्वेश्चन एंड फोर शैडोड प्रॉब्लम, एक शोध प्रश्न और समस्याओं का पूर्वाभास, या फिर एक सांख्यिकी परिकल्पना, एक स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर जाएगा दैट गोज विद ऑप्शन नंबर सी, दैट इज अ रिसर्च क्वेश्चंस एंड फोर शैडोड प्रॉब्लम्स, पूर्वाभास जो आपको हुआ है समस्याओं का वो। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7 है, इन रिजेक्टिंग अ नल हाइपोथेसिस HO। ठीक है, नल हाइपोथेसिस को अगर रिजेक्ट करना है तो रिसर्चर इज लाइकली टू कमिट विच टाइप ऑफ एरर। एक शून्य परिकल्पना को खारिज करने में शोधकर्ता को किस प्रकार की त्रुटि होने की संभावना है? टाइप 1 एरर होगा, या फिर टाइप 2 एरर होगा। दोनों टाइप 1 टाइप 2 होंगे, या फिर कोई टाइप 1 टाइप 2 कोई नहीं होगा। तो देखिए, टाइप 1 की एरर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। क्लियर? नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8, द प्रिंसिपल ऑफ अ स्कूल कंडक्ट्स एन इंटरव्यू सेशन। ये जो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं ना, इनको बहुत ज़्यादा ध्यान से पढ़ना होता है, कंसंट्रेशन के साथ पढ़िए कि जो प्रिंसिपल है स्कूल के, द प्रिंसिपल ऑफ ए स्कूल कंडक्ट्स एन इंटरव्यू सेशन ऑफ टीचर्स एंड स्टूडेंट्स with a view to explore the possibility of their enhanced participation in school programs. This endeavor may be related to which type of research? अब यहाँ आपसे ये बोला है कि एक स्कूल के प्रिंसिपल स्कूल के कार्यक्रम में उनकी बढ़ी हुई भागीदारी की संभावना का पता लगाने के लिए, यहाँ पर उनकी कौन है? छात्र हैं। ठीक है, तो छात्रों की बढ़ी हुई भागीदारी का पता लगाने के लिए शिक्षकों और छात्रों का साक्षात्कार सत्र आयोजित करते हैं। छात्र भी हैं, शिक्षक भी, दोनों का ही साक्षात्कार हो रहा है। ठीक है, यह प्रयास किस प्रकार के अनुसंधान से संबंधित हो सकता है? इवोल्यूशन रिसर्च हो सकती है ये। तो इवोल्यूशन मूल्यांकन अनुसंधान थोड़ी ना हो रहा है, आप उनको मार्क्स थोड़ी ना दे रहे हो यहाँ पे, तो ये तो गलत हो जाएगा। फंडामेंटल, एक मौलिक अनुसंधान, तो एक मौलिक अनुसंधान के अंतर्गत भी ये नहीं आता है। एक्शन रिसर्च, क्रियात्मक अनुसंधान, और लास्ट है आपका अप्लाइड रिसर्च, तो प्रयुक्त अनुसंधान नहीं है। यहाँ पर आप क्या कर रहे हो? क्रिया कर रहे हो। आप जब इंटरव्यू ले रहे हो तो इंटरव्यू ले रहे हो ना, पहले से तो ना लिया हुआ था और ना आप किसी और का इंटरव्यू देखकर पता लगा रहे हैं, कोई भी आप डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं, कुछ नहीं। क्या कर रहे हैं? एक्शन कर रहे हैं, इंटरव्यू ले रहे हैं। तो ये किस रिसर्च के अंतर्गत आएगा? क्रियात्मक शोध के अंतर्गत आएगा, क्रियात्मक अनुसंधान के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, in doing action research what is the usual sequence of steps? अब जब आप एक्शन रिसर्च करते हैं तो आप
किस तरह का मतलब किन यूजुअल सीक्वेंस को आप यूज़ करते हैं स्टेप्स। कार्रवाई अनुसंधान करने में चरणों का सामान्य क्रम क्या होता है, इतना बताना है। सबसे पहले रिफ्लेक्ट कर देते हैं, फिर आप ऑब्जर्व करते हैं और फिर एक्ट करते हैं। तो यहाँ पे तो बिल्कुल लग रहा है, सबसे पहले किसी चीज़ को रिफ्लेक्ट कैसे कर दोगे। मैं आपसे कहूँ, मैंने अभी आपको एक काम दिया कि आपको ऐसे लिखना है, बहुत जनरल एग्जांपल्स लेती हूँ तो आप इजीली इसको कनेक्ट कर सकें। मतलब मैंने आपको बोला कि आपको एट द टाइम बिल्कुल ऑन द स्पॉट ऐसे लिखना है, और अब मैं आपसे बोलूँ दिखाओ, तो क्या बिना एक्ट किए आप मुझे दिखा सकते हो? नहीं, अभी तो बोला है ना मैंने। तो वही है कि आप सबसे पहले थोड़ा ना रिफ्लेक्ट कर दोगे किसी भी चीज़ को। दूसरा है आपका प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व, रिफ्लेक्ट। पहले आप योजना बनाओगे, फिर निर्माण करोगे, फिर क्रियान्वयन करोगे, फिर उसका प्रेक्षण करोगे और फिर विमर्श करोगे। ठीक है, प्लान, रिफ्लेक्ट, ऑब्जर्व, एक्ट। यहाँ पर भी आप पहले प्लान करोगे, ठीक है, प्लान तो कर लिया, लेकिन प्लान कर लिया विदाउट एक्ट किए रिफ्लेक्ट कैसे हो जाएगा, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। फिर आपने एक्ट किया, बिल्कुल ठीक है, चलिए किया। एक्ट करने के बाद आपने ऑब्जर्व किया। अब आपने प्लान तो यहाँ पर किया हुआ है, तो एक्ट क्या कर लिया? जब तक प्लान नहीं करो तब तक एक्ट थोड़ा ना हो जाएगा, तो इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। करेक्ट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। क्या करना है, सबसे पहले आप क्या करते हो, प्लान करते हो। प्लान करने के बाद जब आपने योजना बना ली, उसके बाद आप करते हो उसका निर्माण, ठीक है, क्रियान्वयन, ठीक है, आप उसको परफॉर्म करते हो, फिर आप उसका प्रेक्षण करते हैं और फिर आप रिफ्लेक्ट करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हेयर इज द करेक्ट आंसर। Question number 10. Which sequence of research steps is logical in the list given below? नीचे दी गई सूची में अनुसंधान चरणों का कौन सा क्रम तर्कसंगत है, ये देख लीजिए। प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन, एनालिसिस, डेवलपमेंट ऑफ रिसर्च डिज़ाइन, हाइपोथेसिस मेकिंग, कलेक्शन ऑफ, यहाँ पर चलिए हिंदी नहीं हो पाई तो याद रखिए समस्या समाधान, ठीक है, विश्लेषण करना, ठीक है, नई रिसर्च डिज़ाइन को डेवलप करना, विकास करना उसका, और हाइपोथेसिस मेकिंग, कलेक्शन ऑफ डेटा, अराइविंग एट जनरलाइजेशन एंड कंक्लूजन, समस्या निर्माण, विश्लेषण, अनुसंधान, डिज़ाइन का विकास, परिकल्पना बनाना, आंकड़ों का संग्रह, सामान्यीकरण और निष्कर्ष पर पहुंचना। तो ये अच्छा पूरा एक ही है, इसलिए हिंदी यहाँ पर आई है, ठीक है ठीक है ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, तो आप यहाँ से देखेंगे कि सबसे पहले आपने समस्या का निर्माण कर दिया, पता ही नहीं है करना क्या है, समस्या कैसे उत्पन्न हो जाएगी। मैंने आपको बोला ही नहीं है आप 1 to 100 लिखिए, तो जब मैंने बोला ही नहीं है 1 to 100 आपको लिखना है, तो आप कैसे कर सकते हो कि हमें गिनती नहीं आती है ना। तो इसलिए ये ऑप्शन आपका यहाँ पे गलत हो जा रहा है। ये सबसे पहले समस्या का निर्माण कैसे हो जाएगा। डेवलपमेंट ऑफ रिसर्च डिज़ाइन, अनुसंधान डिज़ाइन का विकास करोगे। चलो एक बार को मानते हैं, आगे बढ़ेंगे। अब आप हाइपोथेसिस, परिकल्पना बनाएंगे। प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन, प्रॉब्लम, समस्या का निर्माण करेंगे, फिर डेटा का विश्लेषण करेंगे और फिर निष्कर्ष पर पहुंचेंगे और फिर डेटा संग्रह पहुंचेंगे। तो डेटा संग्रह आप बिल्कुल लास्ट में कर रहे हो और इससे पहले सब कुछ हो गया, क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं। तो इसलिए ये ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट जो आता है आपका प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन, यानी कि आप यहाँ पर समस्या का निर्माण कर रहे हैं, ठीक है, आप परिकल्पना बना रहे हैं, एक अनुसंधान डिज़ाइन का विकास कर रहे हैं, डेटा का संग्रह कर रहे हैं, डेटा का विश्लेषण कर रहे हैं और सामान्यीकरण कर रहे हैं और फिर निष्कर्ष दे रहे हैं। यहाँ पर भी वही है, प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन कर रहे हैं, फिर डिसाइड कर रहे हैं सैंपल और डेटा कलेक्शन टूल्स का, फिर आप फॉर्मुलेशन कर रहे हैं हाइपोथेसिस कलेक्शन का और फिर इंटरप्रीट कर रहे हैं रिसर्च एविडेंस को। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर जाएगा हियर गोज विद ऑप्शन नंबर, सॉरी, यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर जाएगा हेयर गोज विद ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। हाँ ठीक है, आपका सबसे पहले प्रॉब्लम का फॉर्मुलेशन हो रहा है। प्रॉब्लम का फॉर्मुलेशन होने के बाद आप हाइपोथेसिस बना रहे हैं, परिकल्पना, और फिर आप डेवलपमेंट कर रहे हैं अपनी रिसर्च डिज़ाइन का, फिर आप डेटा कलेक्शन करके डेटा का एनालिसिस और फॉर्मुलेशन और जनरलाइजेशन करके कंक्लूजन दे देते हैं। क्लियर। नेक्स्ट, अब ये देखिए, अब मैंने इस क्वेश्चन को, जो आपके मैचिंग क्वेश्चन होते हैं, वहाँ का फॉन्ट जो है साइज छोटा करके एक लेवल में रखा है ताकि आप इजीली पूरा क्वेश्चन एक बारी में देख सकें। विजिबल होगा सबको, थोड़ा सा जूम कर देती हूँ क्योंकि फॉन्ट साइज बहुत कम है तो मे भी थोड़ी प्रॉब्लम हो, लेकिन अब ये है ना, आपको यहाँ प्रॉब्लम नहीं होगी, एक साथ ही लिखा हुआ है, थोड़ा सा कलर में चेंज हो गया, यहाँ पर रेडी होना चाहिए था बट कोई बात नहीं, क्लियरली विजिबल है, अलग अलग है।
ठीक है, देखो यहाँ पर बोला है विलो आर गिवन 2 सेट्स रिसर्च मेथड्स सेट 1, यानी कि पहले आपको सेट 1 में दिए हुए हैं रिसर्च मेथड्स और सेट 2 में आपको डेटा कलेक्शन टूल्स दिए हुए हैं। अब आपको इनको मैच करना है, तो कुछ नहीं करना, हम सबसे पहले देखेंगे एक्सपेरिमेंटल मेथड। कल हमने डिस्कस करा ही था एक्सपेरिमेंटल मेथड का। तो एक्सपेरिमेंटल मेथड की अगर मैं बात करूं तो बताइए, क्या यूजिंग प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेज, आप एक्सपेरिमेंटल मेथड का प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्सेज का इस्तेमाल करके करते हो, या फिर एक्सपेरिमेंटल मेथड को एक क्वेश्चनियर से प्रिपेयर करते हो, या फिर स्टैंडर्डाइज टेस्ट होते हैं, या फिर आप टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट लेते हो। देखिए, जब आप एक्सपेरिमेंट करते हो तो आपका स्टैंडर्डाइज टेस्ट होता है। कलर चेंज कर लेते हैं तो ईजी रहेगा, ब्लू ले लेते हैं। तो क्या होता है, एक्सपेरिमेंटल मेथड आपका जाएगा, आप क्या करते हो यहाँ पर स्टैंडर्डाइज टेस्ट लेते हो। दूसरा आ जाता है आपका एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड। तो एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आप ना ही तो ये यूज़ करते हैं, ना ही आप क्वेश्चनियर करते हैं, यहाँ पर आप टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट लेते हैं। ठीक है, दूसरा आपका डिस्क्रिप्टिव सर्वे मेथड। आप जब डिस्क्रिप्टिव सर्वे मेथड है तो सर्वे में तो आप क्वेश्चंस ही पूछेंगे ना, तो सर्वे में क्या रहता है, आपका क्वेश्चनियर रहता है, यानी कि सी। और हिस्टोरिकल मेथड में ही तो आप पहले घटित जो भी स्रोत हैं उन्हीं से तो जानकारी प्राप्त करेंगे, तो वहाँ आप प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्सेज का इस्तेमाल करेंगे। तो ये आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो आप अपना कोड देख सकते हैं क्या रहा। तो यहाँ पर अगर मैं लगाऊं तो कोड जाएगा आपका 3rd, 4th, 2nd एंड 1st। ठीक है, मैच करेंगे, नीचे कोड दिया होगा, लेकिन पहले हिंदी में भी देख लेते हैं एक बारी। नीचे दिए 2 सेट दिए गए हैं, और सेट 1 में आपको अनुसंधान के तरीके दिए हैं और सेट 2 में आपको डेटा संग्रह उपकरण दिए, आपको इनको मैच करना है। प्रायोगिक विधि की अगर हम बात करें तो यहाँ आप क्या करते हैं, मान्यता प्राप्त परीक्षा करते हैं। पूर्व पोस्ट तथ्य विधि जो आपकी एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड है, वहाँ पर आप क्या करते हैं, विशिष्ट विशेषता का परीक्षण करते हैं। फिर आप वर्णनात्मक सर्वेक्षण विधि में वर्णन करना है, यानी कि तो आप सर्वेक्षण कर रहे हैं तो क्या करेंगे, क्वेश्चंस पूछेंगे, यानी कि प्रश्नावली जाएगा। और ऐतिहासिक विधि की अगर हम बात करें तो वहाँ पर आप प्राथमिक और माध्यमिक स्रोतों का उपयोग करते हैं। ठीक है, आपका जो कोड जाएगा यहाँ पर, इट इज़, आपने देखा था 3rd था, 4th था, 2nd था एंड 1st था, और ये आपको दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर बी में। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। द इश्यूज ऑफ रिसर्च एथिक्स मे बी कंसिडर्ड पर्टिनेंट एट विच स्टेज ऑफ रिसर्च। रिसर्च की किस स्टेज पर यानी कि अनुसंधान नैतिकता के मुद्दे को अनुसंधान के मंच जिस पर उचित माना जा सकता है, किस पर माना जा सकता है। तो देखो, एट द स्टेज ऑफ प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन एंड इट्स डेफिनेशन, यानी कि आप समस्या निर्माण के चरण और उसकी परिभाषा को पर्टिनेंट मान सकते हैं रिसर्च एथिक्स पर, या फिर एट द स्टेज ऑफ डिफाइनिंग द पॉपुलेशन ऑफ रिसर्च, अनुसंधान की जनसंख्या को परिभाषित करेंगे। जनसंख्या को परिभाषित करेंगे, यहाँ पर रिसर्च एथिक्स की बात हो रही है, जनसंख्या की बात थोड़ी ना हो रही है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा आपका। नेक्स्ट आपका आ रहा है एट द स्टेज ऑफ डेटा कलेक्शन एंड इंटरप्रिटेशन, डेटा कलेक्ट करते समय और उसको इंटरप्रीट करते समय, या फिर एट द स्टेज ऑफ रिपोर्टिंग दी फाइंडिंग्स, या फिर निष्कर्षों की रिपोर्टिंग के स्तर पर। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर जाएगा दैट गोज विद ऑप्शन नंबर डी, कि जब आप स्टेज और डेटा का कलेक्शन कर रहे होते हैं, तो डेटा कलेक्शन आप किसी रिसर्च वगैरह से अगर कर रहे हैं तो वहाँ आपको अपने रिसर्च एथिक्स दिखाने कि हमने यहाँ से डेटा कलेक्ट किया, तो हम अपनी रिसर्च में इनका डिस्क्रिप्शन, इनका रेफरेंस देंगे। ठीक है, तो उस रेफरेंस के बेसिस पे आप वहाँ से नोट कर रहे हैं कि हमने कहाँ से डेटा कलेक्ट किया, नहीं हमने डेटा कलेक्ट कर लिया, आपने वर्ड्स में लिख देंगे बस। तो यही आपके रिसर्च एथिक्स के अंतर्गत आएगा कि जब आप डेटा कलेक्शन कर रहे होते हो तब भी आपको ध्यान रखना है कि आपने कहाँ से लिया है, उसका रेफरेंस देना है, और जब आप उसको इंटरप्रीट कर रहे हैं तब भी। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो ये हमारा ऑल अबाउट सेशन था। 12 क्वेश्चंस हमने यहाँ पर डिस्कस किए क्योंकि आपका टाइम हो रहा है। बाकी के क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में। कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो आपके हमने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किया थे आपके 10 क्वेश्चंस को, और कल हमने आपके 10 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, ये 20 क्वेश्चंस और 30, तो 30 क्वेश्चंस आपके हमने कवर कर लिए हैं। आगे होपफुली हम 20 क्वेश्चंस और आपके कवर करेंगे।
तो आपका जो टोटल हो जाएगा अमाउंट 50 क्वेश्चंस हो जाएंगे आपके यूनिट 2 से। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। एंड दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। मिलेंगे हम अपने एक नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स, हैव अ नाइस डे। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरी कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। और इसके अलावा अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं रिगार्डिंग और प्रिपरेशन तो आप वो भी हमें दे सकते हैं। हम ज़रूर कोशिश करेंगे उसको फुलफ़िल करने की।